बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ठंडी आग नावल का ये तीसरा पार्ट है। पिछले दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए आज तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंच विंडोज से छनकर आती चमकीली धूप इस हालनुमा ऑफिस को रोशन कर रही थी। ऑफिस में दीवार के एक साइड 3 बड़ी बड़ी कागजात से भरी अलमारियां रखी थी। वस्त में एक गिलास टेबल वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अरेंज थी। वो हसन मुश्तबा की मेज थी, इसी की तरह अप टू डेट और नज़्म ज़ब्त की पाबंद। इस ऑफिस में हसन मुश्तबा की मेज के अलावा 2 मेजें और थी। एक मेज पर इसका असिस्टेंट फैसल सर झुकाए मुसलसल काम कर रहा था और दूसरी मेज अनाबा सलमान की थी, जिसे किसी भी लिहाज से काम करता हुआ नहीं कहा जा सकता था। वो तो थोड़ी अपनी दाई हथेली पर रखे यकटक हसन मुश्तबा की खाली मेज को देख रही थी। इसके सामने भी लैपटॉप खुला रखा था और ऑफिस से निकलने से पहले वो इसे कई काम देकर गया था, मगर वो काम अधूरे छोड़े आधे घंटे से इसकी खाली मेज को तक रही थी। पिछले 15 दिनों से वो यहाँ थी और इन दोनों का ताल्लुक वही था जो एक सीनियर का अपने जूनियर कलीग के साथ होता है। इतने कम वक्त में इसे इस चीज का इदराक हो गया था कि हसन मुश्तबा का सितारा बाम उरूज पर क्यों है। वो इतने कम अरसे में किस तरह कामयाबी के मनाजिल तय करता बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ चुका है। वो अपने काम के लिए बहुत जुनूनी था। हफ्ते में एक दिन नशर होने वाले अपने प्रोग्राम के लिए वो पूरे हफ्ते मेहनत करता। कोई छोटी से छोटी बात, कोई बारीक सा नजर आने वाला नुक्ता इसकी बारीक बीन निगाहों से पोशीदा नहीं रह पाता था। इसे अपने पेशे से इश्क था, इसे काम से मोहब्बत थी। इसकी हर बात सच्चाई के सहारे खड़ी रहती थी, बेलागो लपेट अंदाज। वो अपने मुकाबिल को अपने एक जुमले से मात दिया करता था। अनाबा सलमान हसन मुश्तबा की शख्सियत के शहर में इतनी गिरफ्तार हो चुकी थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो ऑफिस का गिलास दौड़ खोलता अंदर दाखिल हो चुका है, और इसे तब भी एहसास नहीं हुआ जब वो बिल्कुल इसी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तब चौंकी थी जब इसने एक मोटी सी फाइल आवाज के साथ मेज पर रखी। मिस अनाबा, आपने ये काम मुकम्मल करके दिया है? दाएं अबरू उठाते हुए इसने ठीके अंदाज में पूछा। अनाबा ने एक नजर नीले कवर वाली फाइल पर डाली और दूसरी गुस्से से लब बिछते खड़े हसन मुश्तबा पर। मैंने तो सारे पॉइंट दुरुस्त लिखे हैं, इसने एतमाद से कहा और साथ ही बेनियाजी से अपने शानों को जंबिश दी। आर यू श्योर? इसने तल्खी से कहा। ऑफ कोर्स, इसके जवाब में बेनियाजी थी। मैंने कहा था कि इस स्लिम एरिया में जाकर हर इस घर की निशानदेही करें जहां एक वक्त भी कोई भूखा सोता है। श्योर सर, मुझे आपकी बात अच्छी तरह याद है और मैंने वही किया है। इसने कहते हुए फाइल की रिबन खोली और कागज पर उंगली से इशारा किया। ये देखिए, पूरी लिस्ट है और इन घरों में कितने अफराद हैं, इनकी कितनी माहाना आमदन है, वगैरह वगैरह सारी तफसीलात मौजूद हैं। वॉच योर वर्ड्स अनाबा, एक दफा फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप खुद गई थी ये सर्वे करने? इसने झटके से फाइल ली और इसे फर्श पर फेंक दिया। लैपटॉप पर झुके फैसल ने बस एक बार अपना सर उठाया था और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। वो जानता था कि हसन मुश्तबा को बेकायदगी की कितनी नापसंद है, और इससे भी ज्यादा वो लोग नापसंद है जो ये बेकायदगी करते हैं। अनाबा ने फाइल को इसके हाथ से फर्श पर जाते देखा और लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करके खड़ी हो गई। वो वहां से उठकर फाइल तक आई थी और बड़े एहतियात से फाइल को उठाया। फाइल वापस मेज पर रखते हुए इसने बुरी आंखों वाले हसन मुश्तबा को देखा। मैं वहां खुद जाऊं या किसी को भेजूं, क्या फर्क पड़ता है? काम तो वही हुआ है ना जो आपको चाहिए था। चेहरे पर बेनियाजी सजाए इसने अपनी पेशानी पर गिरने वाले बालों को उंगली से परे किया। फैसल ने एक पुरतासिब निगाह अनाबर पर डाली। इस लड़की का आज दिन बहुत बुरा था। हसन मुश्तबा को वो लोग जहल लगते थे जो अपनी गलतियों की तरजीहात पेश करते थे। हसन मुश्तबा की कशादा पेशानी पर बेशुमार बल पड़े और इसने मुट्ठी बंद करते हुए इसकी तरफ सादत की उंगली से इशारा किया। मिस अनाबा सलमान किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपनी एक फोन कॉल से इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन को सर्वे नहीं कहते हैं। हर दरवाजे तक आपको खुद पहुंचना होता है, हर बंदे से आपने खुद सवाल करने होते हैं, धूप में जलना पड़ता है और अपने जूतों को धूल से मानूस कराना होता है। तब कहीं जाकर मुस्तनिद और मोतबर रिपोर्ट सामने आती है। वो बुरी आंखों में ढेर गुस्सा और तरखी लिए इसे कह रहा था। वो सीने पर बाजू लपेटे बेहद सुकून से सुन रही थी। अगर आपको थर्ड मिरर में यही सब करना है तो आप कोई और इरादा ज्वाइन कर लें, लेकिन आपने मजीद यही रोश बरकरार रखी तो फिर हमारा साथ काम करना नामुमकिन होगा, समझी आप? इसने हनोस पुरतबिश लहजे में कहा। अनाबा ने एक गहरी सांस ली। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा हो, बदलिहाजी से बेभाव की सुना रहा हो, मगर फिर भी आपको इसकी डांट बुरी लगने की बजाय अच्छी लगे और आप चाहें कि वो यूं ही मजीद आपके सामने खड़ा आपको डांटता ही रहे? आप कल जाएंगी और दोबारा ये रिपोर्ट बनाकर लाएंगी। डेट्स इट। वो अब मुड़ गया था। वो इस बाती अंदाज में अपना सर बुलाती
वापस अपनी जगह बैठ गई। इस छोटे से लिविंग रूम में टीवी के पास खड़ा मैकेनिक इसके पुर्जों से छेड़छाड़ कर रहा था। वो जब से आया था यूं ही बगैर कुछ कहे अपना काम कर रहा था। साद इसकी पुश को देखता नामालूम सी उलझन महसूस कर रहा था। शायद इसकी वजह इस मैकेनिक का हुलिया था। स्याह शर्ट और स्याह जींस में मलबूस इसने अपने सर पर लगाई कैप बिल्कुल आगे झुका रखी थी। साद को यकीन था कि अगर वो इसे कहीं और देखेगा तो नहीं पहचान पाएगा। ये टीवी दोबारा तो नहीं बिगड़ गया? अंदर आती हुई साद की मां ने कहा। जी नहीं अम्मा, इस मैकेनिक ने सर अंदाज में जवाब दिया। इसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि साद बेख्तियारी खौफजदा होने लगा। मैकेनिक अब तेजी से हाथ चलाता अपना सामान समेट रहा था। बूढ़ी औरत वापस अंदर चली गई। अपना टूल बुक्स उठाए हुए वो साद की तरफ पलटा। कौन हो तुम? साद ने बेख्तियारी पूछा। 3 दफा। इसने अपनी उंगलियां 3 दफा दिखाई। 3 दफा मैंने तुम्हें कॉल की कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हारे बाप के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, मगर शायद तुम्हारी समाज सही तरह काम नहीं करती, इसलिए मुझे तुम्हारा टीवी ठीक करने आना पड़ा। इसने सर अंदाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बाप कत्ल के सिलसिले में जेल में है और मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। मैकेनिक ने आगे बढ़कर सामने रखी कुर्सी पर हाथ मारा। वाकई नहीं जानते या तुम्हें किसी चीज ने इतना अंधा कर दिया है कि अपने बाप की मौत भी नजर नहीं आ रही? इसने आगे आकर इसका कॉलर पकड़ लिया था। मुझे तो लगता है कि मेरे बाप की मौत के जिम्मेदार तुम हो। इसने दोनों हाथों से अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसकी आईनी गिरफ्त से निकलना साद के बस की बात नहीं थी। अगर तुम ऐसा समझते हो तो यही सही। अगर तुमने जबान नहीं खोली तो मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई आर नहीं होगा। इसने कहते हुए इसके कॉलर को झटक दिया। साद चल हमें खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है, इसने बेजार कुन लहजे में कहा। मेरा बाप असद खान किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस था और इस चीज की खबर तुम्हारे बाप को हो गई थी, इसलिए मेरे बाप ने इसे कत्ल कर दिया। इसने जवाब दिया। एक गुनाह छुपाने के लिए दूसरा गुनाह? नाइस। मैकेनिक को इसका जवाब दिलचस्प लगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम दोबारा अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पाओगे, इसने धमकी आमेज अंदाज में कहा और इसका कॉलर छोड़ दिया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक चलने के बाद इसने एक जगह रुककर कानों में एयरफोन लगाया और मोबाइल पर टेप किया था। साद की आवाज इसमें गूंजने लगी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। सर, अभी एक आदमी मुझसे पापा के मुतालिक पूछने आया था। मैंने वही कहा जो आपने बताया था। माफ कीजिएगा, मैं इसका चेहरा सही तरह से नहीं देख सका। अगर दोबारा वो मुझे नजर आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी जनाब, अगर आज मुझे पैसे मिल जाते तो। शुक्रिया जनाब। आवाज आनी बंद हो गई। कानों से एयरफोन निकालता वो सर्द अंदाज में मुस्कुराया। जैसे इसने सोचा वैसे ही हुआ था। वो जानता था कि अगर असद खान के बेटे ने सच्चाई पर पर्दा डाला तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि वो दूसरी पार्टी के साथ काम कर रहा है। इसलिए इसने साद की नजर बचाकर कमरे में टेलीफोन के पास बक पलान कर दिया था। इसे अंदाजा था कि इसके निकलते ही साद इस बात की इतला देने के लिए जरूर किसी से राब्ता करेगा। अब वो दोबारा साद खान के घर की जानिब जा रहा था। इस बार भी दरवाजा साद नहीं खोला और मौत के फरिश्ते की तरह इसे सामने खड़ा देखकर इसने दरवाजा बंद करना चाहा, मगर इसके पहले ही वो इसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा बंद कर दो, इसने तहमकाना अंदाज में कहा। मैकेनिक के अंदाज में दरवाजा बंद करता साद अंदर आ गया। साद खान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया वो लोग तुम्हारे हमदर्द हो सकते हैं? नहीं साद, इसने अफसोस से अपना सिर हिलाया। अगर इन्हें तुमसे जरा भी खतरा हुआ तो वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैंने तुमसे सच बात की है? साद गुस्से से चिल्लाया। वो कदम कदम चलता इसके करीब आया और पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर मुक्का मारा। साद का मुंह घूम गया और वो लड़खड़ाया। इसने शानों से पकड़कर इसे सीधा किया और इसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। 18 साल से सच सुनने के लिए मैं पागलों की तरह हर एक के पीछे भाग रहा हूँ। इससे पहले कि मेरा दिमाग मजीद खराब हो जाए, मुझे बता दो कि 18 साल पहले 25 अप्रैल को क्या हुआ था? इसकी आंखों में गम अंगेज कैफियत फैलने लगी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बाप ने ही तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। साद अपनी बात में मसर था। झूठ, एक दफा फिर झूठ। इसने दूसरा मुक्का इसकी नाक पर मारा। साद की नाक से खून बहने लगा। वो अपनी नाक दबाए नीचे झुक गया। साद खान, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। वो गर्राया और बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। मेरे बेटे को छोड़ दो। जो तुम जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें बताऊंगी, असद खान की बीवी ने अंदर आते हुए कहा। वो इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। मम्मी, आप कुछ नहीं बताएंगी?
साथ उठता हुआ बोला, अपना मुंह बंद रखो। इसने हाथ से धक्का देकर इसे इसकी माँ से दूर किया। जल्दी बताइए जो भी आप जानती है, इसने उजला से कहते हुए अपने मोबाइल का रिकॉर्ड ऑन कर दिया। यज़दानी मेंशन के लान में रात की तारीकी में भी दिन का समा था। जगमगाती रोशनियों से डूबा लान मेहमानों से भरा हुआ था। वेटर ट्रे लिए हर तरफ घूम रहे थे और बारबेक्यू की इश्तिहा अंगेज खुशबू हर तरफ फैली जा रही थी। आज की पार्टी डीडी कंपनी की सक्सेस पार्टी थी। कंपनी का लॉन्च किया नया प्रोडक्ट अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुका था। इसकी वजह से रातों रात स्टॉक मार्केट में इनके शेयर आसमान को छूने लगे थे। लान की दाई जानिब आबिश करीम अपनी दोस्तों के साथ खड़ी नजाकत से कांटे चम्मच की मदद से चिकन का टुकड़ा काट रही थी और कदरे गोशे में रखी कुर्सी पर अफाम हैदर बैठा हुआ था। इसके सामने मेज पर चावलों की प्लेट थी जिससे इसने अब तक एक चम्मच भी नहीं खाया था। इसके चेहरे पर तन्हाई का एहसास रकम था। इस भरे मजमे में कोई ऐसा वाहिद इंसान नहीं था जिसे अफाम हैदर अपना कह सकता। कांच के गिलास से घूंट घूंट पानी पीता वो वक्त गुजारी की कोशिश कर रहा था। तभी मेज पर रखा इसका मोबाइल छटछटाने लगा। इसने मोबाइल उठाकर देखा। जिस नई कंपनी को इसने ज्वाइन किया था वहां से इसे बरतरफ किए जाने का मैसेज आया था। वजह यही बताई गई थी कि वो अपने काम में संजीदा नहीं है। अफाम ने अपना सर झटका। वो अच्छी तरह जानता था कि इसे इसलिए वहां से नहीं हटाया गया कि वो अपना काम सही से नहीं करता। वो जानता था कि यह इसके मामू की दी गई धमकी का अमली नमूना था। इसने इनकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह जॉब शुरू की थी। वो चाहते थे कि वो इनकी ही कंपनी में काम करता रहे। अफाम को कोई मसला नहीं होता अगर वो इसे इसकी सलाहियतों के मुताबिक जॉब देते, मगर उन्होंने इसे जो काम दिया था वो ये था कि वो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहे और कस्टमर की कंप्लेंट्स और फीडबैक का जवाब देता रहे। इसने एमए किया हुआ था और वो किसी भी अच्छी पोस्ट पर बैठने के काबिल था, लेकिन इसके मामू करीम यज़दानी इसे कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। अपने टुकड़ों पर पलने वाली यतीम भांजे की तरक्की इन्हें कहां बर्दाश्त होती। इसके हाथ पैर मजबूत होने का मतलब था कि वो अपना सब कुछ वापस हासिल करने के काबिल हो गया है और ये कोई पहली जॉब नहीं थी जो इनकी वजह से इसे छोड़नी पड़ी थी। इसने गहरी सांस लेकर अपने अंदर की नागवारी दबाई और दोनों कोहनियां मेज पर रखे इधर उधर देखने लगा। यकदम अपनी सीट में देखते हुए इसकी आंखें सिकुड़ी और इसने इस 16-17 साल लड़के को बेहद तेजी से अपनी जानिब आता देखा। इस लड़के के जबड़े बंजे हुए थे और आंखों से गुस्से के शरारे टपक रहे थे। अफाम के चेहरे पर नागवारी उभरी। करीम यज़दानी का अकलौता वलीअहद इसे अपनी बदतमीजियों समेत नापसंद था। तुम अपनी हद भूल गए हो अफाम, वह इसके सर पर खड़ा बदलिहाजी से बोला। हमजा, हम बाद में बात करेंगे, इसने धीमे लहजे में कहा। वह इस वक्त मेहमानों के दरमियान इस बदतमीज लड़के के मुंह नहीं लगना चाहता था। जो बेइज्जती होती वो इसकी होती, जो तमाशा बनता इसका बनता। नहीं, बाद में क्यों, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, इसने अखड़ लहजे में कहा। जो बात करनी है सुकून से करो, सारे मेहमान देख रहे हैं। इसने नरमी से इसे ठंडा करने की कोशिश की। अगर सब लोग देखते हैं तो देखने दो, इन्हें भी तो मालूम हो कि मेरे बाप की रोटियां खाने वाला इंसान कितना एहसान फरामोश है। वो और मुश्ताइल हुआ जा रहा था। हमजा, वो तेज लहजे में कहता खड़ा हो गया। तुम होश में तो हो? अगर एक और फजूल बात की तो, इसने गुस्से से कहते हुए अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ तो क्या कर लोगे, बोलो, इतनी औकात है तुम्हारी कि मुझ पर हाथ उठाओ, हमजा ने तंदी से कहा और आगे बढ़कर इसे धक्का दिया। मत भूलो हमजा कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम्हारा कजन भी हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो और मेरे क्या लगते हो। एक पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे आगे। वो अब बुलंद आवाज में इस पर चिल्लाने लगा था। लान में मौजूद सारे लोग इधर ही मुतवज्जा हो गए। अफहाम ने अहानत से अपना चेहरा सुर्ख पड़ता महसूस किया। जो भी हो, अगर तुम्हारा दोस्त दोबारा इस घर में डिस्कस लेता नजर आया तो मैं इसे एक दफा और जलील करूंगा। तुम्हारी तरह तुम्हारी बदतमीज दोस्तों की मुझे कोई परवाह नहीं है, इसने तल्ख लहजे में कहा और जाने के लिए कदम बढ़ाया। हमजा का चेहरा सुर्ख हुआ और आंखों में खून उतर आया था। इसने एकदम सामने पड़ी मेज पर ठोकर मारी और अफहाम का कॉलर पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। अफहाम ने इसकी आंखों में देखते हुए इसकी कलाई पकड़ी और इसका हाथ झटका। इसके कॉलर से इसकी गिरफ्त ढीली हुई तो अफहाम ने अपना कॉलर दोस्त किया। हैव सम मैनर्स हमजा यज़दानी, इसने तरश लहजे में कहते हुए इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। हमजा जरा सा पीछे लड़खड़ाया, लब बींचे। सारा तमाशा देखते करीम यज़दानी ने दफातन आगे बढ़कर एक भरपूर हाथ अफहाम के मुंह पे मारा। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए चंद कदम पीछे होता मेज से टकरा गया। अपनी हदूद पहचानना सीख लो अफहाम हैदर, और आइंदा मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले 10 दफा सोच लेना कि मैं तुम जैसे 2 टके के लोगों को इनकी औकात याद दिलाना अच्छी तरह जानता हूँ। करीम यज़दानी ने हतक अमेज अंदाज में कहते हुए इसे इसकी हैसियत बता दी थी। अफहाम से अपना सर नहीं उठाया गया, यूं ही सर नीचे किए
اس نے ہوٹ سے رس سے خون کو ہاتھ سے دبایا اور پھر اسی طرح سر جھکائے لان عبور کرتا گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اتنے لوگوں کے درمیان اپنی اس بے عزتی کے بعد مزید یہاں رکنا خود کو شرمندہ کرنا تھا۔ خود پر پڑنے والی تحقیر آمیز نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ اندر جا رہا تھا۔ تم اس سے میرا فیانسی کہہ رہی تھی نا؟ میرے سامنے اس کی اوقات دیکھ لی؟ دروازے کا ہینڈل گھماتے اس نے آبش کی آواز سنی۔ صبر کا گھونٹ پیتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ آواز کے ساتھ بند کیا۔ اب اس کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ آنکھوں سے جیسے نفرت و غصے کی لپیٹیں باہر آنے لگی۔ پورا جسم دیکھتا ہوا انگارہ بن گیا۔ اس نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک شناکے سے گلاس کرسیوں میں تقسیم ہوا۔ تیزی سے ہانپتے ہوئے اس نے الماری میں رکھی ساری کتابیں اٹھا کر زمین پر پٹکتی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں الماری خالی ہو گئی، مگر اس کے اندر کا اشتعال کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آنکھوں سے اب سرد آنسو باہر آنے لگے۔ آستین سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے اپنی ہتھیلی کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا۔ درد کا کوئی احساس اس کے اندر نہیں جاگا تھا۔ اس نے دوسرا مکہ دیوار پر مارا۔ ایک ہلکی سی لہر سے چھو کر گزری۔ بے کسی، بے بسی، بے اختیاری۔ اس نے تیسرا مکہ پوری قوت سے دیوار پر مارا۔ ذلت، تذلیل، حقارت۔ درد کا احساس اب شدت اختیار کر رہا تھا۔ چوتھا مکہ دیوار پر پڑا۔ نفرت، غصہ، تپش۔ پھر بھی وہ رکا نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا رہا۔ آنسو بار بار آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ اپنے آنسوؤں پر شرمندگی محسوس کرتا ہوا بغیر رکے خود کو تکلیف پہنچائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی مٹھیوں کی جلد پھٹ گئی اور اس سے خون رسنے لگا۔ وہ دیوار سے ہٹتا ہوا آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ سامنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر بے پناہ کرب سمیٹے افہام حیدر کھڑا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے آئینے میں اس کا عکس دھندلا ہوتا گیا اور اس کی جگہ ایک 10 سالہ بچے نے لے لی۔ سامنے موجود بچہ بھی رو رہا تھا، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بے بسی سے بلک رہا تھا۔ اس کے ماں باپ ایک جھٹکے میں ایک ایکسیڈنٹ نے چھین لیے تھے۔ اسے اس کے ماموں اپنے گھر لے آئے اور یہی اس کی زندگی کے بدترین دن شروع ہوئے تھے۔ ایک سہما ہوا یتیم بچہ جسے موت دنیا کو دکھلانے کے لیے کفالت کی گھر سے لیا گیا تھا۔ اس کی اس گھر میں کوئی عزت، کوئی مقام نہیں تھا۔ پہلے دن ہی سے اسے گھر کی ملازمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ہر انسان کی فطرت میں حاکمیت ہوتی ہے، اس لیے جسے جب موقع ملتا ہے خود سے کمتر انسان پر تسلط قائم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ ملازمہ بھی ایسی ہی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ 12-13 برس کی عمر تک اس نے اس سے کتنی دفعہ مار کھائی تھی، یا اس نے کتنی دفعہ اسے تنہا کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ اس دوران اندھیرے کمرے میں گھٹنے موڑے روتا رہتا، بے بسی سے اپنی ماں کو پکارتا، اللہ سے مدد مانگتا، رحم کی بھیک مانگتا رہتا، مگر گھر کے مالکان تو اسے یہاں لا کر اس سے قطعی بے پرواہ ہو چکے تھے۔ جسے جب موقع ملتا اس پر اپنا سارا فرسٹریشن نکال دیتا۔ اسے آہستہ آہستہ اس گھر کے مکینوں سے نفرت ہوتی گئی۔ نفرت کی آگ اب اس کے پورے وجود کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ آئینے میں دھندلا ہاتھ دوبارہ صاف ہوا اور سرخ آنکھوں میں جلتی جنون کی آگ رہی افہام کھڑا تھا۔ اس جنون نفرت کی انتہا صرف انتقام تھی، انتقام اور عبرت انگیز انتقام۔ کریم یزدانی، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں مجبور ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کروں گا جب تک میں تمہیں برباد نہ کر دوں اور اپنا حق واپس نہ لے لوں۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہی ہوں تمہارے سر پر، تمہاری تباہی کا باعث بن کر۔ وہ آئینے میں دیکھتا ہوا ہنسا۔ اس ہنسی میں بے پناہ زہر تھا، بے پناہ اذیت تھی اور بے پناہ آگ تھی۔ یزدانی مینشن کے بائیں حصے کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا اور اسی زیر تعمیر حصے کے ایک کمرے میں جویریہ ندیم کو بند کیا گیا تھا۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی جویریہ کی آنکھیں روشن دان کی طرف مرکوز تھی۔ اس روشن دان سے چاند کی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ روشنی پر اپنی ویران نظریں جمائے وہ بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے گا، اس لیے اپنی آخری امید کو زندہ رکھے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی، مجھے یہاں سے لے جائے نا، مجھے معلوم ہے کہ آپ آئیں گے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، لیکن بھائی دیر نہ کرے ورنہ آپ کی جویریہ مر جائے گی، پھر آپ کو دفن کرنے کے لیے اس کی لاش ہی ملے گی۔ بھائی دیر نہ کرے، میں اور نہیں رہ سکتی یہاں۔ اس کی بھیگی سسکیوں سے لبریز آواز اندھیرے میں گونجی۔ ویران اور خالی آنکھیں رونا چاہتی تھی، مگر اب اس کے پاس رونے کی قوت نہیں بچی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس پر غنودگی چھانے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ ہلکی نیند میں چلی گئی۔ آئی پرومس پھپھو، میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ رہوں گا۔ پھپھو آپ رویا نہ کرے۔ پھپھو پھپھو دھیمی بات کرش۔ پھپھو تیز سرگوشی۔ پھپھو آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ ایک پرزور التجا۔ اس کا وکی اس کے سامنے کھڑا اس سے لڑ رہا تھا، اس سے شکایتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئی۔ وہ آگے آئی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے قریب کر کے اپنے گلے لگا سکے۔
इसका हाथ विक्की के बालों को छुआ था कि किसी ने इसे पीछे घसीट लिया। कोई इसे बेदर्दी से घसीटता इसे विक्की से बहुत दूर ले जा रहा था। विक्की, विक्की, वो पूरी कुव्वत से चीखी, मगर इसे खींचकर ले जाने वाला इसे हनूज बेरहमी से ले जा रहा था। वो आंखें बंद किए और तेजी से चीखने लगी। इसकी कोहनियां जमीन से रगड़ खा रही थी। खराश की वजह से उठती हुई ठीसें तेज होने लगी। खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए इसने अपनी आंखें खोली। वो इसी तंग कमरे में मौजूद थी। सामने कोई विक्की नहीं था, मगर ख्वाब का आधा हिस्सा भयानक हकीकत बनकर इसके सामने मौजूद था। स्याह सूट में मलबूस वो शख्स इसे घसीटकर बाहर की तरफ ले जा रहा था, मगर फर्क यही था कि वो खामोश थी। खामोशी से बगैर इल्तजा किए इसके साथ घसीटती, मज़ाहमत की कोशिश किए बगैर फिर इसे कार की पिछली सीट पर डाल दिया गया। इसके दोनों हाथ पुश पर बंधे थे। कार आधे घंटे तक चलती रही। फिर अनजान रास्तों पर सफर करती कार एक जगह रुक गई। कार का दरवाजा खोलते हुए इसे बाहर निकाला गया। इसके सर पर बंदूक रखे वो शख्स इसे कोई होशियारी ना करने का तंबीह करता इसे धकेलता हुआ आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। वो अपने नकाहत ज़दा वजूद के साथ वो मुश्किल चलती ज़ेर तामीर इमारत के पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। ये वही इमारत थी जहां इसने एक खौफनाक रात गुजारी थी। इसे एक तरफ खड़ा रहने को कहा गया। वो चुपचाप इनकी हिदायत पर अमल कर रही थी। जाने कितनी देर वो बुत बनी वहीं खड़ी रही। इसके जिस्म में इस वक्त हरकत हुई जब कोई इसके सामने मुंह के बल गिरा था। सामने गिरे शख्स की सफेद शर्ट खून आलूद थी। भाई, इसके लब आहिस्ता से कपकपाए। दाऊद ने फहद नदीम की पुश पर जूतों से दबाव देते हुए पहले इसके हाथ पुश पर बांधे और फिर इसके बालों को मुट्ठी से पकड़कर इसे खड़ा किया। इसका चेहरा भी खून में डूबा हुआ था और सर पर किसी वजनी चीज से मारे जाने का निशान था। एक दफा तुम्हें वार्निंग दी थी कि फाइल पर काम करना बंद कर दो। एक बार तुम लोग समझना क्यों नहीं चाहते? इसने पूरी कुव्वत से इसकी नाक पर घूसा मारा। नाक से सुर्ख खून और बल पड़ा था। जवेरिया की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। वह इस वक्त अपनी सारी तकलीफ भूल चुकी थी। याद था तो बस अपने बाप जैसे भाई का खून में डूबा वजूद। मैं सब बंद कर दूंगा। फहद नदीम ने लड़काती आवाज में बमुश्किल कहने की कोशिश की। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरी बहन को जाने दो। वो तकलीफ की शिद्दत को दबाए कह रहा था। अब देर हो चुकी है फहद, करीम यज़दानी ने करीब आते हुए कहा। खुदा मत बनो करीम यज़दानी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कब तुम अपने सारे गरूर समेत मुंह के बल गिरोगे। तुम्हारी इसी हरदर्मी ने तुम्हारी बहन का यह हाल किया है। करीम ने तासिफ से अपना सर हिलाते हुए कहा। मेरी बहन का बार बार नाम मत लो, फहद तेज से चीखा। इसकी कनपटी की रगें उभरने लगी थी। इतना गुस्सा? इसने इसे हैरानी से देखा। तुम्हें अगर अपनी बहन की इतनी फिक्र थी तो तुम्हें मेरे खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए था। फहद ने अपने बंधे हुए हाथों को झटका दिया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को किस तरह आजाद करा ले। मैं डील करना चाहता हूँ, इसने हार मानते हुए कहा। अपनी बहन का जर चेहरा देखना इसके बस से बाहर हो रहा था। वह एक ईमानदार और फर्जनिशात सहाफी था। एक गलत इंसान के सामने झुकना इसके नजदीक अपने पेशे से गद्दारी थी। वो खुद को मिलने वाली धमकियों या अपने खानदान को दरपेश आने वाले खतरात से लड़कर सच्चाई की जंग फतह करता था, मगर अब मजीद नहीं। वो गद्दारी करने के लिए तैयार था। वो सच की सौदाबाजी के लिए तैयार था और बिकने के लिए तैयार था। दाऊद, क्या ख्याल है? करीम ने दाऊद की जानिब देखकर मानी खेज अंदाज में कहा। जैसा आप मुनासिब समझे बॉस, इसने ताबीदारी से कहा। मैं सारे पेपर तुम्हारे हवाले कर दूंगा और इसके बदले तुम मेरी बहन को तलाक दोगे। ठीक है, पहले मेरे आदमी पेपर लेकर आएंगे, इसके बाद ही तुम अपनी बहन के साथ यहाँ से जा सकते हो। मैं ये किस तरह यकीन कर लूँ कि पेपर्स मिलने के बाद तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे? माय डियर रिपोर्टर, करीम ने करीब आकर इसका कंधा थपथपाया। डील करना तुम्हारी मजबूरी है और मुझ पर एतमाद करना आखिरी रास्ता। सया बारीक मूछों तले होठों पर मुस्कुराहट उभर गई। फहद के बाद इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसने पेपर्स का पता बता दिया। बॉस, दाऊद ने करीम यज़दानी को अपनी जानिब मुतवज्जह किया, जैसे पूछ रहा हो कि आगे क्या करना है। पहले ये कंफर्म होने दो कि इसने हमें गलत इतला तो नहीं दी। दाऊद ने समझकर अपना सर हिलाया और फहद को कंधों से पकड़कर जवेरिया की जानिब धक्का दे दिया। वो लड़कता बिल्कुल इसके सामने गिरा। जवेरिया, बस थोड़ा इंतजार, फिर तुम अपने घर रहोगी। वो उठता हुआ दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। जवेरिया की आंखें गीली होने लगी। वो भी बैठती हुई इसके करीब हुई और भाई के कंधे पर अपना सर रखा। ताज़ा खून इसके चेहरे पर टपकने लगा। इस खून में इसके आंसू की भी आमेज़श थी। वो तो इतनी बेबस थी कि अपने भाई के आंसुओं को भी साफ नहीं कर सकती थी। भाई, बस थोड़ा इंतजार, फिर हम घर होंगे, है ना? इसने इसके कंधे से लगे यकीन दहानी चाहिए। फहद ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया। जाने क्यों,
इस बात का यकीन नहीं रहा था कि वो वापस पहले की तरह एक साथ रह सकते हैं। जवेरिया, विकी तुम्हें बहुत मिस करता है। तुम्हारी भाभी भी हर दिन मुझसे ये पूछती है कि जवेरिया कब वापस आ रही है। और इसकी आवाज़ भराने लगी, आंसू टूटकर गिरने लगे। और मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा है बेटा। वह फूट फूट कर रोने लगा। जवेरिया ने अपना सर नहीं उठाया, वो हनूज इसके कंधे पर सर रखे रही। आई एम सॉरी भाई, मैं आपके लिए कमजोरी बन गई। मैं आपके दुश्मनों के लिए इनका हथियार बन गई हूँ। आई एम सो सॉरी। फहद के आंसुओं से इसे अपना दिल कटता महसूस हो रहा था। अगर वो मजीद रोता रहा तो वो पागल हो जाएगी। इसके आंसू इसे भी रुलाने लगे। फिर इस वक्त तो वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से लगे सिसकते रहे थे जब तक फहद को खींचकर जवेरिया से अलग नहीं किया गया था। फाइल मिलने की कॉल आ चुकी थी, इसलिए अब करीम यज़दानी के सामने फहद नदीम का मुसर्रिफ खत्म हो चुका था और वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि इस इंसान को जिंदा छोड़ देता जो इसके राजों से वाकिफ हो चुका था। वो अपने दुश्मनों का सर उठाने से पहले कुचलने पर यकीन रखता था। और रही ये लड़की तो ये किसी गिनती में थी ही नहीं। इसे यकीन था कि अपने भाई का अंजाम देखकर वो कभी अपना सर नहीं उठा पाएगी। तुम्हें फाइल मिल चुकी है, इसीलिए अब मुझे मेरी बहन को लेकर जाने दो। वो दाऊद के सामने खड़ा गिड़गिड़ाया। इसके चेहरे पर मौजूद खून जम चुका था। कलमा पढ़ लो रिपोर्टर, दाऊद ने सफाक अंदाज में कहते हुए इसके सर पर पिस्तौल रखी। फहद की आंखों में कोई बेयकीनी नहीं आई। वो पहले ही जान चुका था कि इसका जिंदा रहना करीम यज़दानी के लिए खतरा था, मगर सिर्फ जवेरिया के लिए। इसने आखिरी उम्मीद के तौर पर इसकी बात मानी थी। जवेरिया को पहले जाने दो, इसके बाद अपना शौक भी पूरा कर लेना, इसने कहा। इसके खून आलू चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई थी। कलमा पढ़ लो, सर पर रखी पिस्तौल से इसे ठोका दिया गया। जवेरिया की आंखें खौफ और बेयकीनी से फैलती जा रही थी। करीम यज़दानी, जवेरिया को जाने दो, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। जवेरिया घुटनों के बल बैठी जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करने लगी। इसकी आंखों के आगे स्याह दायरे नाचने लगे थे। जवेरिया को छोड़ दो, मेरी बहन को जाने दो। मैंने वही किया जो तुमने कहा था। खुदा का वास्ता है, मेरी मासूम बहन को जाने दो। अपने सर पर रखे पिस्तौल से बेपरवाह वो दीवाना वार कहे जा रहा था। भाई, जवेरिया उठती हुई इसकी तरफ भागी, मगर इसके पास खड़े शख्स ने इसकी गर्दन की पुष्ट को अपने पंजों में जकड़ लिया। करीम यज़दानी ने दाऊद को इशारा किया और इसने ट्रिगर पर दबाव डाला। साइलेंसर लगे पिस्तौल की सनसनाती गोली फहद नदीम की कनपट्टी में सुराख करती दूसरी जानिब से निकल गई। खून के छींटे दाऊद के कपड़ों पर पड़े और फहद फर्श पर गिर पड़ा। आसपास बिखरे सन्नाटे में इसकी आखिरी चीख ने इर्ताश बर्पा कर दिया था। जवेरिया मचलती तड़पती खुद को आज़ाद कराने की कोशिश में पागल हुई जा रही थी। अपने भाई का तड़पता वजूद इसके होश उड़ा रहा था। वो रोती चिल्लाती बेरपत अल्फाज में रहम की भीख मांग रही थी। भाई मर जाएगा, खुदा के लिए कोई इसे हॉस्पिटल ले जाओ, वो मर जाएगा। करीम ने इसे पकड़े शख्स को इशारा किया। इसे घसीटकर पहली मंजिल पर बने एक कमरे में बंद कर दिया गया। फहद का तड़पता जिस्म अब ठंडा हो चुका था। असद खान को लेकर आओ, करीम ने ठंडे लहजे में कहते हुए इशारा किया। इसके सामने एक 40 साला शख्स को लाया गया जिसके चेहरे से खौफ और बेबसी टपक रही थी। कॉल लगाओ, इसने इशारा किया। दाऊद ने एक नंबर डायल करके मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, वहां की पोजीशन बताओ, इसने दूसरी तरफ से फोन उठाने पर हिदायत की। फोन स्पीकर पर करके इसने फोन असद की तरफ किया। सर, मैं असद खान के घर पे मौजूद हूँ। मेरे सामने इसकी बीवी और बेटा कुर्सी पर बंधे हैं, क्या करूँ? असद खान के चेहरे का हरास मजीद घेरा हुआ। फोन इसकी बीवी की तरफ बढ़ाओ। ओके सर। हेलो हेलो, हमें बचा लो, पापा प्लीज हमें बचा लें, इसका 15 साला बेटा भी रोता हुआ कह रहा था। फोन काटते हुए करीम ने असद की जानिब देखा। सर, मैं अपनी गलती पर आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरी खानदान को ना दें, वो गड़गड़ाया। बहुत आसान है असद खान, तुमने फहद नदीम का कत्ल किया है क्योंकि तुम्हारा इससे झगड़ा हुआ था और यही बयान तुम अपनी सारी जिंदगी दोहराओगे। वो चौंका। कत्ल? मैं इतने बड़े गुनाह का इल्जाम अपने सर पर किस तरह लूं? इसका मतलब यह है कि तुम सारी जिंदगी खुद को, अपने बेटे और बीवी का मौत का जिम्मेदार समझकर गुजारना चाहते हो। इसने अपना सर गिरा लिया। फैसला मुश्किल था, मगर फैसला वही करना था जो इसने किया था। यकदम ईंटों के ढेर के पास हरकत महसूस हुई, मगर जब तक दाऊद और इसके बंदे वहां तक पहुंच पाते, वहां मौजूद शख्स हवा के झोंके की तरह गायब हो चुका था। बॉस, मुझे यकीन है कि वहां कोई था, वापस आते हुए दाऊद ने तफसील से कहा। तुम फिक्र मत करो, अगर कोई होता तो इतनी जल्दी गायब नहीं हो जाता। रात की पुरसरारियत में जमीन पर पड़ी फहद नदीम की लाश अब ठंडी हो चुकी थी। ठंडी आग नावल का पार्ट 3 यहाँ पर खत्म होता है। पार्ट 4 के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
پاکستان زندہ باد۔